यूट्यूब और फेसबुक पर आपका फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म शाहसेब एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ फिज़िक्स का एग्ज़ाम्पल 5.2 और इंशाल्लाह असाइनमेंट 5.2 इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल 5.2 5.2 मास ऑफ जुपिटर कैलकुलेट करना है। तो इससे पहले हमने मास ऑफ अर्थ के हवाले से यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ को इस्तेमाल करते हुए एक रिलेशन निकाला था, जिससे हमने एक जनरल फार्मूला निकाला था कि आप किस तरह मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करेंगे। उसी रिलेशन को लेते हुए अब हम मास ऑफ जुपिटर, तो अगर आपको मास ऑफ अर्थ के फार्मूला जो है हमने किस तरह कैलकुलेट किया था, फिर उसमें हमने वैल्यूज़ लगाई थी उसके जो 6 × 10⁻24 किलोग्राम जो वैल्यू थी वो हमने किस तरह कैलकुलेट की थी। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर मैंने उसका उसी लेक्चर का लिंक जो है वो मैंने दिया है, आप उसको वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहरहाल आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मास ऑफ जुपिटर, एग्जांपल 5.2 नाइन्थ फिज़िक्स का। तो मैं उसी एग्जांपल को डायरेक्टली गिवन डेटा जो है वो मैं यहाँ पे निकाल के फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने उससे डेटा निकाला, तो इसी एग्जांपल में हमारे पास जो डेटा है वो गिवन है कि रेडियस ऑफ जुपिटर। तो मैं आमतौर पे जो रेडियस ऑफ अर्थ को हमने आर ई से डिनोट किया था, तो रेडियस ऑफ जुपिटर को मैं आर जे से डिनोट करता हूँ। वो मेरे पास है 7.15 मीटर्स। ठीक है, ये हमारे पास एक गिवन डेटा है। दूसरी बात यह है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी की वैल्यू जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी या न्यूटन पर किलोग्राम थी। तो यहाँ पर हमारे पास जो जुपिटर के ऊपर है वो कैलकुलेट किया गया है 24.7 न्यूटन पर किलोग्राम या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि इसके लिए अल्टरनेट यूनिट है। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त हम जुपिटर के ऊपर मौजूद है। तो अगर हम मास ऑफ जुपिटर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें जुपिटर का रेडियस चाहिए कि जुपिटर के सेंटर से लेके ऊपर सरफेस तक कितना फासला है, यानी कि कितना रेडियस है। उसके साथ साथ जुपिटर के ऊपर जो हम मौजूद है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो जी की वैल्यू हमें कैलकुलेट कर ज़रूरी है कि हमें गिवन है, तो ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है और ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जी की वैल्यू 24, जबकि अर्थ के लिए हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो 9.8 है। तो ये हमारे पास 3 गुना या तकरीबन 4 गुना जुपिटर के ऊपर ज़्यादा है जी की वैल्यू एज़ कम्पेयर टू द अर्थ। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जुपिटर अर्थ से काफ़ी बड़ा एक प्लेनेट है और शायद ये हमारे पास सबसे बड़ा प्लेनेट है सोलर सिस्टम में। तो उससे रिलेटेड हमारे एक एग्जांपल है। एक और हमारे पास गिवन डेटा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये गिवन है, अगर गिवन ना हो तो भी हमें याद है और इसे आपने याद करना है। तो हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का जो जनरल फॉर्म है इसको मैंने ऑलरेडी डिराइव की है जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो पहला लेक्चर है, उसका लिंक भी यहाँ पर मौजूद है, आपने वो भी आप देख सकते हैं कि हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ को किस तरह डिराइव करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का जनरल फॉर्म लिखता हूँ। फॉर्म है F=G(m1m2)/r²। यानी कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स है, एक मास m1 है, दूसरा बॉडी का मास m2 है, दोनों के दरमियान कुछ फासला है, इसको हम r² g से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हमारे पास एक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है, उसका जनरल फॉर्म। तो यहाँ पर हमारे पास जो जनरल लॉ है उसमें हम कुछ सपोजिशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम मास ऑफ जुपिटर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि इस वक्त हम अर्थ सरफेस के ऊपर नहीं है, हम जुपिटर के सरफेस के ऊपर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुटिंग करेंगे जी की वैल्यू अपनी जगह पे, m1 की जगह में मास ऑफ जुपिटर यानी कि mj लगाऊंगा। हमारे पास जो m2 है उसकी जगह में मास ऑफ ऑब्जेक्ट लगाऊंगा यानी कि मेरी मास। तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ और इस वक्त जुपिटर के ऊपर मौजूद हूँ। तो यहाँ पर हम m1 की जगह जुपिटर का मास लगाएंगे, m2 की जगह हम अपना मास लगाएंगे और हमें फासला है। तो जुपिटर के ऊपर जब मैं मौजूद हूँ तो जुपिटर के सेंटर से लेकर मुझ तक का जो फासला बनता है वो एक्चुअली रेडियस ऑफ जुपिटर है। तो मैं r² की जगह यहाँ पे जो हमारे पास फासला है उसकी जगह मैं रेडियस ऑफ जुपिटर लगाऊंगा, उसका स्क्वायर। ठीक है, अगर आप जुपिटर के ऊपर मौजूद है तो इतना सारा जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्चुअली आपका वेट बन जाएगा। यानी कि इस F को फिर हम वेट कहते हैं किसी भी बॉडी का, यानी कि मेरा वेट यानी कि मेरा वज़न।
लेकिन ये सरफेस के ऊपर नहीं बल्कि जुपिटर के ऊपर, क्योंकि जुपिटर के ऊपर हमने देखा कि ग्रेविटेशनल को एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 गुना 4 गुना ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमारा जो वेट बनेगा वो अर्थ सरफेस की निस्बत बहुत ज़्यादा बनेगा, क्योंकि वो बड़ा प्लेनेट है। तो वहाँ पे हम जाके ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ को इस्तेमाल करते हैं। तो इन एजम्पशंस को पुट करते हुए यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ का जो जनरल फॉर्म है वो हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। जनरल M1 M2, फिर हमने कहा था कि अगर आप M1 की जगह मास ऑफ जुपिटर लगाएंगे, M2 की जगह किसी ऑब्जेक्ट का मास लगाएंगे जो कि जुपिटर के सरफेस के ऊपर हो, और R की जगह आप रेडियस ऑफ जुपिटर लगाएंगे, तो हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ का फॉर्म कुछ इस तरह होगा। और इसी फोर्स को फिर हम जुपिटर के सरफेस के ऊपर वेट भी कह सकते हैं, इसी m0 का वज़न। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो W है वो mg के बराबर है, तो मैं m0g लगाऊंगा, दैट इज़ इक्वल टू g ऑन जुपिटर। ठीक है, ये हमारे पास g ऑन जुपिटर होगा, ये हमारे पास वेट ऑन जुपिटर होगा। तो ये बहुत सारे कुछ वैल्यूज़ है जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन की है स्पेसिफिकली फॉर द जुपिटर। तो m0g होगा, क्योंकि w की जगह मैंने mg लगाया, लेकिन m0g है, यहाँ पर जुपिटर है तो मास तो कांस्टेंट होता है, इसका जुपिटर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। g के साथ मैंने जुपिटर लगाया, क्योंकि अगर आप अर्थ के ऊपर g की बात कर ले तो वो कोई और वैल्यू है, जबकि जुपिटर के लिए हमारे पास कोई और वैल्यू है। यहाँ पर मैं g लगाऊंगा, ठीक है। ये यहाँ पर मैं मास ऑफ जुपिटर लगाऊंगा, क्योंकि हमारे पास ये ज़्यादा है, तो मैं इसको कैपिटल M से आप स्मॉल से भी शो कर सकते हैं। मैं m0 भी लगाऊंगा और मैं r रेडियस ऑफ जुपिटर स्क्वायर लगाऊंगा, ठीक है। तो m0 के साथ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास ये हो जाएगा जुपिटर का g का वैल्यू सरफेस ऑफ जुपिटर के ऊपर इज इक्वल टू g मास ऑफ जुपिटर डिवाइड बाई रेडियस ऑफ जुपिटर स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप जुपिटर के सरफेस के ऊपर जी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो कि यहाँ पर ऑलरेडी 24.7 गिवन है, अगर ये मालूम करना हो तो ये आपके पास एक फार्मूला है। ये आपने क्या करना है, जी की वैल्यू पुट करना है, मास ऑफ जुपिटर लगाना है और रेडियस ऑफ जुपिटर लगाना है। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास यही 24.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन पर किलोग्राम आएगा। ये हमारे पास जी की वैल्यू है। अगर आप अर्थ के लिए जी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जे की जगह ई लगाएंगे, जी अपनी जगह पे मास ऑफ अर्थ लगाएंगे, रेडियस ऑफ अर्थ लगाएंगे, तो आपके पास जो जवाब है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास अर्थ के लिए। इस तरह मरकरी के लिए, इस तरह मून के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जी की वैल्यू मालूम करने का सिर्फ आपके पास जनरल फार्मूला है। सिर्फ आपने इन दो को जो है ना उसी प्लेनेट के मुताबिक आपने चेंज करने हैं और उसमें लगाने हैं, तो फिर आपको उसी प्लेनेट का जी का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर मैं वैल्यूज़ लगाता हूँ तो जी की जगह सॉरी वैल्यूज़ मैं नहीं लगाता, क्योंकि मैंने मास ऑफ जुपिटर को कैलकुलेट करना है जो कि हमारा टॉपिक है, तो मैंने एम जे को सेपरेट करना है। तो अगर आप सेपरेट करते हैं तो मैं लिखूँगा एम जे इज इक्वल टू, यहाँ पर आर स्क्वायर जे डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर जे स्मॉल जी ऑन जे डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास जो कैपिटल जी है वो मल्टीप्लाई में है तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। एम जे जो है वो सेपरेट हो जाएगा, दैट विल बी द मास ऑफ जुपिटर। आपने क्या करना है, रेडियस ऑफ जुपिटर लगाना है, उसका स्क्वायर, जी की वैल्यू जुपिटर के ऊपर जो कि यहाँ पर गिवन है दोनों वो लगाना है, और कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू। तो रेडियस ऑफ जुपिटर हमारे पास जो गिवन है वो 7.15 × 10⁻⁷ मीटर है, ठीक है। तो मैं मीटर सिर्फ मैं वैल्यूज़ लगाऊंगा, स्क्वायर है तो इसके ऊपर आप स्क्वायर लेंगे। जी की वैल्यू तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, जी की वैल्यू हमारे पास 24.7 है डिवाइडेड बाय कैपिटल जी की वैल्यू हमारे पास 6.67 × 10⁻⁻11 है। मैं फ़िलहाल सिर्फ वैल्यूज़ लगाता हूँ आंसर को कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारे पास हो जाएगा मास ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू, इसके ऊपर स्क्वायर है तो मैं ये 2 मरतबा लिखूँगा, 7.15 ज़रबे 7.15 ज़रबे 10⁻7 दूनी 14, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 10 पावर है इसको मैं आखिर में लिखता हूँ, तो मैं इसको आखिर में लिखूँगा, हमारे पास ज़रबे 10⁻14 थोड़ा लेट लिखता हूँ, और ये 24.7 जो कि 10 पावर के अलावा हमारे पास पार्ट है उसको मैं एक साथ लिखूँगा ताकि सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर सके। दैट विल बी 24.7, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, एक 10 पावर वाला पार्ट है, ये 10 पावर के बगैर हमारे पास ये पार्ट है। तो जो 10 पावर के बगैर है उसको मैं इनके साथ मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकता हूँ आसानी के साथ, तो इसकी नीचे लगाऊंगा, और जो हमारे पास 10⁻⁻11 है नीचे तो ऊपर जाएगा, ये हमारे पास +11 हो जाएगा, 10 पावर +11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन की कोशिश कर ले तो हमारे पास इन तमाम को आपस में मल्टीप्लाई करने से
एक वैल्यू मिल जाएगी और फिर हम ज़रब 10 पावर 14 जमा 11 25 लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा mj। इन तमाम को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से 189.0 ज़रब 10 पावर 14 और 1 15 और 10 25 आ जाएगा। ठीक है, मास है तो किलोग्राम में। और अगर आप एक स्टेप और थोड़ा सा चेंज उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल जो आपके बुक में है उसके मुताबिक बन जाएगा। तो हमारे पास होगा मास ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू, इसको आप मूव करा लो 1 2 तो ये बन जाएगा 1.89। कम कर दिया तो इसको बढ़ा दे, कितना 2 कम किया तो इसको 2 बढ़ा दे तो 10 पावर 27 किलोग्राम हो जाएगा। ये हमारे पास जुपिटर का मास है जो कि हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेट किए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल के बाद असाइनमेंट 5.2 मास ऑफ मून कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ को हम इस्तेमाल करते हैं और मास ऑफ मून कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो गिवन डेटा है वो इसी असाइनमेंट में दिया गया है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। मैंने उससे डेटा एक्सट्रैक्ट किया है। रेडियस ऑफ मून जो कि हम RM से रिप्रेजेंट करेंगे 1.74 ज़बरदस्त ताकत 6 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ मून के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हमारे पास अर्थ से 6 गुना कम है, यानी कि 9.8 को 6 पर डिवाइड करने से हमें मिल जाएगा जी की वैल्यू मून के ऊपर 1.6 ज़रब 10 की ताकत 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत ज़्यादा कम है। इसका मतलब है कि मून की मास जो है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा कम है। इस तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है, गिवन नहीं है लेकिन हमें याद है 6.67 10 पावर -11, मैंने डायरेक्टली वैल्यू लगा ली। हम मास ऑफ मून जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ को हम इस्तेमाल करते हैं जनरल फॉर्म में फिजिकल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप ऐसा एज्यूम करेंगे कि इस वक्त हम मून के सरफेस के ऊपर मौजूद है, अर्थ के ऊपर नहीं है। तो आप m1 को मून का मास लेंगे, m2 को आप अपना मास लेंगे, ऑब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं। और आप जब मून की सरफेस के ऊपर है तो आपके और मून के दरमियान जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ के मुताबिक जो r डिस्टेंस हम लेते हैं वो मून के सेंटर से लेकर ऊपर जो पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है उस तक। तो हमारे पास एक्चुअली मास रेडियस ऑफ मून बनेगा कि m1 की जगह हम मास ऑफ मून लगाएंगे, m2 की जगह हम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट लगाएंगे और जो हमारे पास r है उसकी जगह हम रेडियस ऑफ मून लगाएंगे। तब हम जो मून की सरफेस के ऊपर मौजूद है, जो मून मुझे अट्रैक्ट करती है जो यूनिवर्सल लॉ के मुताबिक, तो फिर हम जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको फिर हम वेट भी कह सकते हैं। लेकिन ये मेरा वेट होगा अर्थ के लिए नहीं, मून के लिए। उस तरह इससे पहले जो हमने जुपिटर के लिए कैलकुलेट की थी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो वेट होता है वो वेरिएबल क्वांटिटी है। ये जो है मुख्तलिफ प्लैनेट्स के ऊपर ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ है, जबकि मास हमारे पास कांस्टेंट है, चेंज नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनपुटिंग्स इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ में। तो मैं लिखूँगा F की जगह मैं W लिखूँगा, G अपने जगह पे, m1 की जगह मैं मास ऑफ द मून लगाऊंगा, m2 की जगह मैं ऑब्जेक्ट का मास लगाऊंगा, डिवाइड बाय दोनों के दरमियान जो फासला है वो रेडियस ऑफ द मून लगाऊंगा, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा। हमारे पास जो W है वो mg के बराबर है तो मैं mg लगाऊंगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ g ऑन मून and that will be m0, यानी कि ऑब्जेक्ट का मास that is equal to capital G mass of moon, mass of object on the surface of moon divided by r radius of the moon square। तो mass of object के साथ ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा G वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मून के ऊपर एक्चुअली इज इक्वल टू G मास ऑफ मून डिवाइड बाई रेडियस ऑफ मून स्क्वायर। यहाँ अगर आप G की वैल्यू लगाई, मास ऑफ मून लगाई और रेडियस ऑफ मून लगाएंगे तो इनको कैलकुलेट करने से हमें जो आंसर मिलेगा वो 1.63 मीटर पर सेकंड मिलेगा, पर सेकंड स्क्वायर, जो कि G की वैल्यू है मून के ऊपर। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है, बहरहाल अगर आपने कैलकुलेट करना है तो यहाँ से आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो मास ऑफ मून है, तो मैं मून का जो मास है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा। तो m को सेपरेट लिखूंगा तो यहाँ पर r स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे और g को डिवाइड करूँगा, तो हमारे पास जो मास ऑफ मून हो जाएगा वो r रेडियस ऑफ मून स्क्वायर g ऑन सरफेस ऑफ मून डिवाइड बाई कैपिटल G को मैं डिनोमिनेटर में लिखूँगा। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लगाऊंगा, मास ऑफ मून इज़ एक्चुअली इक्वल टू रेडियस ऑफ मून हमें गिवन है, यहाँ से मैं लगा सकता हूँ 1.74 ज़रब 10 की ताकत 6 मीटर। तो मैं सिर्फ वैल्यूज़ लगाता हूँ 1.74, ठीक है,
ज़रब 10 की ताकत 10 पावर 6 लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे भी स्क्वायर लगाऊंगा। ठीक है, ये मैंने आर स्क्वायर की आर एम स्क्वायर की वैल्यू लगाई। जी की वैल्यू और सरफेस ऑफ मून के ऊपर वो हमें यहाँ पे गिवन है 1.63। यहाँ पे जी की वैल्यू ऑन सरफेस ऑफ मून और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ के मुताबिक जी की जो वैल्यू है वो भी हमें याद है 6.67 10 पावर -11। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पहले स्क्वायर को ओपन करूँगा और इसके बाद हम वो पार्ट्स एक साथ लिखेंगे जिसमें हमारे पास 10 पावर्स नहीं है, चाहे वो न्यूमरेटर में हो या चाहे डिनोमिनेटर में, जबकि हमारे पास जो 10 पावर्स है उसको मैं बाद में और एक साथ लिखूँगा ताकि उसकी मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो। ठीक है, तो हमारे पास मास ऑफ मून इज़ इक्वल टू 1.76 के ऊपर स्क्वायर है तो मैं 2 मरतबा लिखूँगा। ज़रब 1.74 2 मरतबा लिख लिया। 10 की ताकत 6 दूने 12। ठीक है, इसको मैं थोड़ा लेट लिखता हूँ 10 पावर 12। ठीक है, डिवाइडेड बाय मेरे पास होगा डिनोमिनेटर में 2 हिस्से हैं, एक 10 पावर के अलावा है, एक 10 पावर का है। तो 10 पावर को मैं छोड़ूंगा, 10 पावर के अलावा है वो मैं इसके नीचे लिखूंगा तो मेरे पास होगा 6.67। ज़रबे यहाँ पे 10 पावर -11 ऊपर जाएगा तो ये 10 पावर +11 हो जाएगा। तो इस 11 को और 10 पावर 12 को ऐड करूँगा, ये 10 पावर हो जाएगा क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो मैं सिंपली लिखूँगा 10 पावर्स को और इसको हम डील करते हैं आपस में, इससे जो भी वैल्यू आ जाए वो हम लगाएंगे। ठीक है, अच्छा इससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा 73 ज़रब 10 की ताकत 23, तो 73.0। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने 73 नहीं लगाना क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो अगर आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है तो डेसिमल पॉइंट को आप 7 और 3 के दरमियान लाए, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास या साइंटिफिक फॉर्म में हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट होता है वो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट नॉन जीरो है वो 7 है, जबकि इससे पहले हमारे पास ये पॉइंट जो था वो सेकंड नॉन जीरो के बाद था, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को बनाने के लिए फर्स्ट नॉन जीरो के बाद अगर आप पॉइंट लाएंगे तो इसको आपने एक कम कर दिया तो आप इसको एक इंक्रीज़ कर दे, तो ये मेरे पास हो जाएगा 7.3 10 पावर 24।